तो अब ये बहुत अहम है, हरियाणा का पूरा फोकस जो है वो दुष्यंत चौटाला के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरा फोकस दुष्यंत चौटाला, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, आईएनएलडी जो थी, इंडियन नेशनल लोक दल, उसी में ये बिखरा हुआ था, जिसके नतीजे में जेजेपी एक नई पार्टी बनी थी। दुष्यंत चौटाला जो कहते हैं कि वो खानदान की अपनी एक चौटाला परिवार, चौटाला खानदान की एक फूट थी, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला अलग हो जाते हैं। दुष्यंत चौटाला 2014 से 2019 तक मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। हिसार लोकसभा हलके से 2019 में वो जीत नहीं पाए और काफी यंग हैं और जो खुद एतमादी उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी, उससे लगता है कि सियासत में उनकी जो अपनी एक उनका विजन है वो काफी बेहतर है। वो बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। बड़ा नपातुला उनका एक जो जेजेपी की तरफ से जो बयान आया है उसमें यही बात सामने आ रही है कि जो पार्टी हमें सीएम के ओहदे तक पहुंचाएगी हम उसके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। ये अभी शुरुआती खबर जेजेपी के खेमे से आई है। दुष्यंत चौटाला के बारे में बता रहा था। दुष्यंत चौटाला हिसार से लोकसभा में नुमाइंदगी कर चुके हैं और वो काफी उनका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है भी अच्छा रहा है। कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की है और लॉरेंस स्कूल में वो पढ़े हैं। तो काफी मतलब एक पढ़ा लिखा उनका एक ट्रैक है। ओम प्रकाश चौटाला के खानदान से ये आते हैं और जिस तरह से अब अभय चौटाला सिर्फ बाकी रह गए हैं इनेलो में, यानी इंडियन नेशनल लोक दल में, उसके बाद ये जब अलग हो जाते हैं तो जो चौटाला खानदान के साथ जो लोगों की हिमायत थी वो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की तरफ ज्यादा आ गई, जिन्होंने जेजेपी एक नई पार्टी बनाई आईएनएलडी से अलग होकर और इंडियन नेशनल लोक दल बनाया। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जेजेपी इस बार पहली बार जब वो फ्रेम में है तो जेजेपी 13 सीटों पर लीड कर रही है और जेजेपी का लीड करने का मतलब ही ये साफ है कि मेजॉरिटी जो 46 यानी 46 चाहिए, जेजेपी जिसके साथ चली जाएगी उसे वो मेजॉरिटी शायद मिल जाए। अगर बीजेपी के साथ चली जाती है जेजेपी तो जो मौजूदा आंकड़े हैं 36 पर बीजेपी लीड कर रही है, तो 36 और 10 46 39 सीटें हो जाती हैं। उसके बावजूद फिर किसी का सहारा चाहिए होगा। इधर आप देखिए 36, माफ कीजिएगा, ये फिगर आगे बढ़ जा रहा है, 36 और 40 काफी आगे बढ़ जा रहा है। मतलब बीजेपी को अगर जेजेपी का साथ मिल जाता है तो फिर किसी और के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक कांग्रेस 31 सीटों पर लीड कर रही है। अगर जेजेपी का साथ कांग्रेस को मिलता है तो ये फिर भी जाकर जो है ये 44 सीटें होती हैं, यानी कि इसके बावजूद उन्हें कुछ एक और सीटों की जरूरत पड़ेगी। इसी सवाल को हमारे का जवाब देते हुए मनोज झा जो आरजेडी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जो फ्रेमवर्क है, जो एक पार्टी का जो इनर सोल होता है वो आईएनएलडी का हो या जेजेपी का हो, वो एक ही है। और इन दोनों पार्टियों ने हरियाणा में एंटी बीजेपी कैंपेन करके इंतखाबी मैदान में वो गए हैं। तो उनका ये कहना था मनोज यादव का कि इससे ये लगता है कि किसी भी सूरत में वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। तो हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वसीम खां है बीजेपी से और नीला लिमाय है कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल हम करेंगे और साथ ही जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है उस पर हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। वसीम खां साहब, आप ये बताएं हमें कि महाराष्ट्र में तो आपकी बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। 164 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना की जो महायुति है वो लीड कर रही है। ये लीड कर रही है, जीत नहीं है, अभी लीड कर रही है, लेकिन खुशी का मौका है आपके लिए। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में आप इस कदर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हरियाणा में आपका जादू फीका क्यों पड़ता नजर आ रहा है? अभी देखिए कुछ ही समय में नतीजा आ जाएगा। हरियाणा में भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और महाराष्ट्र में तो जिस तरह से 2014 से अब तक माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है, इस बार हम लोग काम के आधार पर इतनी ज़्यादा हमें मैंडेट मिल रहा है और ये बहुत खुशी की बात है। हमें अपने काम पर विश्वास था और जनता ने हमें उसका फ़ायदा दिया। जी।
कांग्रेस से नीरा लिमाई हमारे साथ हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा आपको आवाज अगर मेरी मिल रही हो तो, कि महाराष्ट्र में ये पोजीशन क्यों हो गई? महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस या सिर्फ कांग्रेस काफी लंबे टाइम तक महाराष्ट्र को रूल किया है, लेकिन अभी एक पूरा टर्म आप सत्ता में नहीं रहते हैं और फिर से अभी आपने अलायंस किया है, उसके बावजूद अलायंस का जो एक असर, इम्पैक्ट दिखना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। 93 यानी 93 सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी अभी लीड करती नजर आ रही है। इसकी वजह क्या है? क्या चुनाव से ऐन कबल कांग्रेस या एनसीपी से कई कद्दावर लीडरों का बागी हो जाना, पार्टी छोड़ देना, क्या ये एक बड़ी वजह है आपकी इस तरह से हार होती जो दिख रही है उसकी? आपको मेरी आवाज मिल रही है लिमाई जी? और नीरा लिमाई, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम फिर कोशिश करेंगे आपसे राब्ता करने की। आपको अब तक हमारी आवाज? हाँ जी बताएं। ये क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? आपका जो गठबंधन है, जो महाआघाड़ी, वो पीछे क्यों है? जी, अब तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं नीला लिमाई जी कि ये कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन महाराष्ट्र में पीछे क्यों चल रहा है? आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी के जो नतीजे दिख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है उससे तो अभी पता नहीं कौन सी राउंड चालू है, उसके बाद ही वो रिजल्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले बार हम 83 पे थे और इस बार ये हवा तैयार की गई थी कि अब ये पार्टी 220 के पार जाने वाली है यूटी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। देखिए, ये तो है कि इन मौके पर हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेता जो अभी वहां से भी चुनकर आ रहे हैं, वो लोग पार्टी छोड़कर चले गए। अब उसके क्या कारण है ये बात अलग है, लेकिन उनका जिस क्षेत्र में काम था, मुझे ऐसे लगता है उस क्षेत्र के लोगों ने उनकी जो बदली हुई पार्टी है अभी भाजपा या सेना, उसको न देखते हुए वो व्यक्ति को देखकर उन्होंने मतदान किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो पार्टी छोड़कर गए वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुन के आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने जिस तरह से, मुझे ऐसे लगता है, जो माहौल, बदले हुए माहौल में, जब लोकसभा में हमारी सत्ता नहीं है, ऐसे बदले हुए माहौल में बहुत तगड़ी कोशिश हम लोगों ने की है। कितनी तगड़ी कोशिश की आप लोगों ने? वजीर आजम की बात कर रहा हूं, उनकी 9 रैलियां होती हैं महाराष्ट्र में। आपकी पार्टी की तरफ से जो बड़ा स्टार प्रचारक होता है उसकी कितनी रैलियां हुई? कैसे समझा जाए कि आपने बहुत मेहनत की? कैसे समझा जाए कि आपने उन मुद्दों को? देखिए, रैली ये नहीं, रैलियों का मुद्दा नहीं है। अभी मनमोहन सिंह जी आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी आई, उनकी रैली हुई, ज्योतिरादित्य जी आए, सचिन पायलट जी आए, ये भी तो हमारे बड़े नेता। हम मल्टीपोलर लोग है भाई, हमें कोई एक ही नेता नहीं है, मल्टीपोलर अनेक उसमें खंबे हैं कि जिनको लेकर पार्टी चलती है। और मेन बात ये मैं समझती हूं कि आइन दौर पे जब बड़े नेता चले गए थे तो मुझे लगा हमारे जो नेता है उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद किया। हाँ, एक चीज है, अगर बड़ी रैलियां होती जैसे शरद पवार जी ने की, एक हिम्मत के साथ की, एनसीपी के नेता जो सिर्फ यहाँ के नेता नहीं है, वो देश के नेता है, वैसी अगर हमारी होती तो और फायदा हमको हो सकता था। जी, अभी भी आप देखिए एनसीपी जो है वो जो आपका 92 का फिगर है उसमें एनसीपी 48 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि एनसीपी ने कम सीटें लड़ी हैं इलेक्शन में और कांग्रेस जो है वो 39 सीटों पर लीड कर रही है। बिल्कुल। क्या ये समझा जाए
कि स्ट्रैटेजिकली एक कमजोरी वहां कांग्रेस की थी। क्या ये मुमकिन था? क्योंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि अगर पवार को जैसे मैंने शरद कहा, पवार को अगर आपने प्रोजेक्ट कर दिया पवार साहब ने तो शायद तस्वीर बिल्कुल बदल जाती। आखिरी नहीं, पहले से ही जब चुनाव घोषित हुए तब से उन्होंने जो लगातार उनकी कोशिश रही, उसका ये फल है। वो एक अनुभवी नेता है। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की ताकत यहाँ पे ज्यादा है। कांग्रेस वाले भी जो अनेक समय पे ऐसे होता है, राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाते, आपस की जो स्थानिक मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार पवार साहब का जो आह्वान था, उसके साथ सब आघाड़ी के जितने घटक थे वो सब उनके साथ गए हैं। लेकिन वंचित और ये बड़ी जीत आघाड़ी और राष्ट्रवादी की भी है, इन मैं दोनों मानती ने हूं। अलग अलग चुनाव लड़ा, उनको आप अपने साथ राजी करके जोड़ नहीं पाए। बहरहाल इस पर बाद में बात करेंगे और वसीम खां भी उनसे बात करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें खबर अहम, मुझे बहुत आवाजें आ रही है कि किशनगंज से एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं। किशनगंज में ज़िमनी इंतखाब हुआ था, एमआईएम के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं और वहां पे बारे में ज्यादा जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजेंद्र। कितने राउंड की गिनती अब तक हो चुकी है और कितना फासला है, कितने गैप से ये लीड चल रही है? दूसरे नंबर पे कौन है? बीजेपी है और शुरुआती दौर पर बीजेपी ने लीड लिया था जी। और इसके बाद छठे, सातवें और आठवें राउंड की जो गिनती हुई है उसमें एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने लगभग 6000 वोटों की बढ़त बना ली है। तो ये बढ़त बरकरार चल रहा है। तो ये जो अभी ट्रेंड आया है इससे ये लग रहा है कि जो ये कांग्रेस की परंपरागत सीट हुआ करती थी तो वोट अब की बार शिफ्ट हुआ है एआईएमएम की ओर। इसके कई सामाजिक और दूसरे स्थानीय कारण हैं, लेकिन जो अभी मतगणना की स्थिति है उसमें ये उम्मीद लोग कर रहे हैं कि ये बढ़त ही बनी रहेगी। जी, अच्छा, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं 50% से अधिक वोटों की गिनती हुई है और बाकी वोट अभी गिने जाने हैं। जी, क्या मतलब एमआईएम जो पार्टी है उसके नाम पर लोग एकजुट हो रहे हैं या जो कैंडिडेट है उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें दोनों बातों में सच्चाई का कुछ है। जो हकीकत है, पार्टी लगातार एआईएमएम मेहनत कर रही थी इधर कई सालों से और उसके लोग यहाँ लगातार काम कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर कुछ तो आकर्षण पार्टी की ओर से है। लेकिन जो ज्यादा कारण है वह है यहाँ के स्थानीय उम्मीदवारों का, क्योंकि लोगों ने भी खुल के कहा है कि अब वो जमाना चला गया। तो वो जमाना चले जाने के पीछे की दो बातें हैं। एक तो कांग्रेस का जो पारंपरिक रूप से सत्ता में बने रहने का पारिवारिक कारण होता है, उसकी तरह है जो यहाँ के भी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि वैसी ही है, तो लोग उसको बदलना चाहते थे। और खुलकर बताइए, उम्मीदवारों का नाम लीजिए, आप इसमें घबरा क्यों रहे हैं? डॉक्टर जावेद यहाँ के सांसद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूं कि जो डॉक्टर जावेद हैं उनकी मां सैयदा बानो यहाँ उम्मीदवार थी कांग्रेस की ओर से और डॉक्टर जावेद खुद सांसद चुने गए हैं जी। तो निश्चित तौर पर किशनगंज के जो बाकी अल्पसंख्यक वोटर हैं वो देख रहे होंगे कि एक ही परिवार से सांसद और विधायक को क्यों दिया जाए, ये सवाल अहम बन गया है। और इसके अलावा जो एक पुश्तैनी और परंपरागत बातें जो थी उसको लेकर के भी ये ट्रेंड बदला है। तो जो पूरी परिस्थिति है उसमें एआईएमएम का जो संघर्ष है लगातार वो है। और दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय परिस्थितियां थी, स्थानीय कैंडिडेट की जो छवि थी, उसको लोगों ने बहुत ही दोनों बातों को गंभीरता से लिया है। क्या अख्तरुल इस्लाम की मेहनत का भी ये नतीजा नजर आ रहा है? चूंकि एक तरफ से उनको पार्टी की पूरे रियासत में एक उनको जिम्मेदार बनाया गया था, लेकिन वो लोकसभा में खुद की अपनी सीट भी हार गए थे, तो क्या ये उनकी मेहनत है? जो परिस्थितियां आ रही हैं और जिस तरह की सफलता मिल रही है तो निश्चित तौर पर वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको कहा जा सकता है कि उनकी मेहनत काम आ रही है। और दूसरी तरफ जो सियासत की स्थिति बनी थी वो एआईएमएम ने निचले स्तर के जो मुसलमान हैं और जो निचले स्तर के लोग हैं उन तक पहुंचने की जो कोशिश की है वो उसमें सफलता पाई है। तो एक तरह से कहिए कि किशनगंज की सियासत में जो बड़े नाम थे या जो ट्रेडिशनल नाम थे उसको हटाने में किशनगंज में एआईएमएम ने जो अपनी रणनीति बनाई, निचले
निचले लोगों तक जाने की, एक तरह से उन्होंने यहाँ दलित और मुसलमान का समीकरण भी बनाने के लिए काफी प्रयास किया था जी। तो जो भी हो, ये परिस्थितियां सामने इस तरह से अभी सामने आई हैं। हालांकि ये बात तो तय है कि एक तरह की जो वोटों में बहुमत लाने की जीत है वो AIMA ने हासिल कर लिया है, लेकिन अब ये देखते हैं कि फाइनल जीत वो किस हिसाब से और कितने प्रतिशत से हासिल करती है या क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी का जो आंकड़ा इस वक्त है उसमें महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 1 का आंकड़ा बीजेपी को अब जा रहा है जीत के तौर पर। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 1 सीट जीत ली है, जीत का खाता खुल गया है। पहली सीट बीजेपी ने जीती है महाराष्ट्र में। और इस तरह से जो अब लीड की जो टैली है वो लीड से आगे अब जो वॉन की टैली है उसकी तरफ भी ये कदम बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में तस्वीर लगभग साफ है। महाराष्ट्र में लीड 166 था, उसमें से 1 जो है बदलकर अब वो जीत में बदल गई है। वो जो लीड है, इस तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीजेपी के खाते में पहली जीत आई है। अभी हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे कि किसने ये जीत हासिल की है, किस हलके से जीत हासिल की है। फिलहाल ये जानकारी जो नंदुरबार से विजय कुमार फाते हुए हैं, ये लीजिए। बीजेपी के विजय कुमार नंदुरबार असेंबली हलके से जीत हासिल कर चुके हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में जहां पर 288 सीटों की रेस है, उन 288 में पहली जीत बीजेपी के खाते में आई है। नंदुरबार से विजय कुमार ने जीत हासिल कर ली है। तो जो ये टैली है 165+1 यानी 165 में लीड और 1 सीट की जीत, सीधे तौर पर यह लग रहा है कि अगर यही ट्रेंड बना रह गया तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को इख्तिदार में दोबारा आने से कोई रोक नहीं सकता। क्या रोका जा सकता था? नीरा लिलमय, फिर से मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं। अच्छा, पहले मैं वसीम साहब से एक रिएक्शन ले लेता हूं। उनकी पार्टी का एक बंदा जीता है भाई। वसीम साहब बताइए, विजय कुमार ने जीत हासिल कर ली है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई। और ये तो हमें यकीन था कि जिस तरह से हमने 2014 से अब तक काम किया है महाराष्ट्र की जनता के लिए और पूरे देश के लिए, हमें पूरा यकीन था। ये हमें कोई अचंभित करने वाला आंकड़ा नहीं हमें दिख रहा है, लेकिन हमें अपने काम पर विश्वास था, जनता पे भरोसा था और जनता ने हमारे काम को देखकर हमें इतना आशीर्वाद दिया है। चलिए, बेहतर। निराले में बार बार ये सवाल आ रहा है कि हमने जो काम किया, जबकि कांग्रेस और एनसीपी का जो फोकस था वो ये था इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो ये था कि बेरोजगारी। क्या माना जाए कि आपने इन मुद्दों को जो आपने तय किया था वो आवाम तक ले जाने में आप नाकाम हो गए? देखिए, इसका 2 स्तर पे मुझे लगता है कि हमको देखना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि जो हमारे बड़े नेता गए, कि जिनकी संख्या 10% है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलके जो उनके उम्मीदवार है उसमें 10% लोग यहां से गए हुए। अगर वो रुक जाते तो शायद कुछ और होता, पहली चीज। ये भी तो और दूसरी कमजोरी मानी जाएगी ना, आपकी गलती, आपकी कमजोरी, आपका मैनेजमेंट। गलती तो आपकी है, मैनेजमेंट नहीं। आप ये लोग देखिए जो गए हैं यहां से, कि जो यहां से गए हैं, कई सालों से उनके क्षेत्र में उनको पार्टी ने बहुत कुछ जिम्मेदारियां दी है, उन्होंने निभाई है, महाराष्ट्र के लिए काम भी किया है जी। उन्होंने कई सारी संस्थाएं खोली है, चाहे शिक्षा के स्तर में हो, चाहे शुगर फैक्ट्रीज हो, ये उन्होंने खोली। सवाल ये है ना कि चले पार्टी के ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। चले क्यों? वो कई ऐसे लोग नहीं है कि जो चले क्यों गए, सवाल ये है। आपके पास ना तो कोई मुद्दा था, ना कोई नीति थी, आप किस बेस पे लोगों के बीच में जाते देखिए, शीर्ष नेता मैं ये समझती हूँ महाराष्ट्र ने वाला नहीं मिला। एक बेचारे एनसीपी के हमारे लीडर हैं, अरे महाराष्ट्र में वो अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी अपने कंधों पे उठाए घूम रहे थे। सुनाई नहीं दे रहा, वहां से कोई बोल रहा है। कोई नहीं बोल रहा। वसीम खान साहब जो हैं, जो बीजेपी के लीडर हैं, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास मुद्दे ही नहीं थे, इसलिए लोग आपको छोड़ के चले गए। नहीं, देखिए, हमने कोई
जिसको बोलते भावनिक मुद्दा नहीं उठाया। हमने ये मुद्दे उठाए कि जो जमीन स्तर के थे, और हम ये बोल सकते हैं कि लोगों ने भावनिक मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जी। मैं ये समझ रहा हूं, देखिए कोई भी मीटिंग की शुरुआत भारत माता की जय से करना, उसमें कभी भी देखिए, आप वसीम साहब आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात पूरी, क्या आपने किसानों के बारे में कुछ पूछा, कुछ कहा उनके बारे में? इतनी आत्महत्याएं हो गई है, 14,000 आत्महत्याएं हुई है, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। आपने देखिए ये पीएमसी बैंक जैसे घोटाले हुए, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। अगर उन्होंने हर एक मीटिंग में तो आप क्यों खामोश रही? सवाल तो इसी बात को लेकर है ना। अगर इलेक्शन से पहले जो कैंपेनिंग होती है उसमें कैंपेनिंग क्या होता है कि आप सत्ताधारी दलों नहीं, हम कहते रहे करती हैं, हम वो क्यों कहेंगे? कोई अपनी कमी को सामने लाता है क्या? हम ये इलेक्शन क्या ऐसे जीता जाता है कि अपनी कमी को सामने लाता? नहीं, हम ये कहते रहे, नहीं हम ये कहते रहे, हम ये कॉन्स्टेंटली कहते रहे, जब से नोटबंदी हुई है तब से हम कहते आए हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है लोगों को जो है ऐसा कहने का लोगों पर असर नहीं पड़ा, लोगों ने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। हम 2014 में चुनाव जीतने वही के मैं बाद कह रही हूँ, लगातार 5 साल लोगों के बीच में रहे, लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ये अभी दिखाई दे रहा है। हमारे पास दूसरी बात मैं बोलती हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री है अभी के फडणवीस, हमारे पास जी लगातार ये बोल रहे हैं 220 पार, 250 पार। ये जो 250 पार की बात है वो असलियत में नहीं आई है। आप इसको भी देखिए, उदयन राजे जैसे व्यक्ति का जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के गादी के वंशज कहलाते हैं, उनके खिलाफ लोग वोटिंग कर रहे हैं। इसको देखिए आप, ये लोगों ने अच्छा, फिलहाल मैं आप दोनों को थोड़ी देर की रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक अहम खबर है, वो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीडीसी पंचायती इलेक्शन जारी है।